आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टीएनएस साइट सर्वे फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले आप टीएनएस का जो साइट सर्वे फॉर्म का लिंक है वो अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे खोलें, तो ये स्क्रीन सामने आपको नज़र आएगी। इसमें योर ईमेल आईडी में आप अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ। योर मैनेजर ईमेल आईडी में आप अपने रिपोर्टिंग मैनेजर का ईमेल आईडी फिल करेंगे। सेल्स पर्सन ईमेल आईडी, इसमें आपको सेल्स पर्सन का अकाउंट ईमेल आईडी डालना है, जिस भी सेल्स पर्सन का ये ऑर्डर है। एग्जांपल के लिए साइट नेम एंड डिटेल, इसमें आपको प्रोजेक्ट का नाम, उसकी लोकेशन और ओबी नंबर मेंशन करना है। आगे बढ़ते हैं साइट कंडीशन की तरफ। इसमें सबसे पहले आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी हैं, जैसे कि साइट लेआउट या प्रूफ ड्राइंग्स। अगर ये हमारे पास अवेलेबल है तो आपको इन्हें अपलोड करना है नीचे अपलोड सेक्शन में, जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा। अगर साइट लेआउट आपके पास है तो आप इसे साइट लेआउट लिखकर यस करें एंड आगे लिख दें अटैच्ड, और उसे अटैच करना मत भूलिएगा। सेकंड ऑप्शन लिखा है नियर बाय मार्केट। नियर बाय मार्केट का मतलब है आसपास कौन सी मार्केट अवेलेबल है जहाँ से आपको कोई एसेसरीज़, कोई सामान खरीदना हो तो वो मिल जाए। अब सपोज़ इस केस में सेक्टर 49 मार्केट गुड़गांव हमने मेंशन कर दिया। थर्ड चीज़ इसमें पूछी गई है ट्रांसपोर्ट। अब इसमें ट्रांसपोर्ट हमें दो तरह के इसमें मेंशन करने। एक, हम घर से वहाँ पे जाने का साधन क्या है, ऑटो है, मेट्रो है, बाइक से जाएंगे या कैब करेंगे, वो चीज़ मेंशन करें। ये हो गया साइट पे जाने का। अगर साइट के अंदर भी आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए, जैसे कोई बड़ा प्लांट है जिसमें आपको अंदर घूमकर काम करना है, तो उसमें आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या रहेगा, बाइक रहेगा, तो वो आप मेंशन करें। थर्ड चीज़ इसमें आ रही है आगे, सीपेज एंड रोडेंट। सीपेज का मतलब है पानी की लीकेज, कि जहाँ पे आपको सर्वर रूम या ये रैक लगाने की जगह मिल रही है या अपने इक्विपमेंट रैक रखने की जगह मिल रही है, आपको वो चीज़ वहाँ पे चेक करना है कि वहाँ पे किसी तरह का वाटर लीकेज तो नहीं है, कोई सीलन तो नहीं है। अगर वो हो तो मेंशन करें। रोडेंट मतलब किसी प्रकार का चूहा, कोई इस टाइप का कोई जानवर वहाँ पे तो नहीं है। अगर वो हो तो वो भी मेंशन करें। अगर नहीं है तो इसे नॉट एप्लीकेबल कर दें, जैसे कि हमने इसमें किया नॉट एप्लीकेबल, वाटेज लीकेज नॉट फाउंड। इसके बाद ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, मटेरियल स्टोर। काफ़ी साइटों पे हमारा
प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम तक चलता है और हमारा काफ़ी मटेरियल वहाँ पे स्टोर करना पड़ता है। तो इस सेक्शन में आप ये मेंशन करेंगे कि क्या हमें वहाँ पे मटेरियल स्टोर की रिक्वायरमेंट है या नहीं। अगर यस, तो वो मटेरियल स्टोर क्लाइंट दे रहा है कि टीएनएस को अरेंज करना है। अगर वो क्लाइंट दे रहा है तो क्या वो लॉक एंड की है, और इसमें इस चीज़ का खास ध्यान रखिए, अगर आप क्लाइंट से स्टोर मांगते हैं तो वो हमें ग्राउंड फ्लोर पे मिले, सो दैट आपको कभी भी सामान लेके ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ कर ऊपर या नीचे ना घूमना पड़े, जिससे कि हमारा टाइम साइड पे टाइम बचता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है एक्सेस। एक्सेस में मतलब ये है कि आपको वहाँ पे जाने के लिए किसी प्रकार की परमिशंस तो नहीं चाहिए, कोई पास वगैरह तो नहीं बनना। अगर कुछ ऐसा हो तो वो यस मेंशन करें, अगर नहीं तो आप मेंशन करें नो। इसके बाद आता है वर्क आवर्स। वर्क आवर्स में आपको ये बताना है कि वर्किंग आवर्स क्या हैं। क्या हम वहाँ पे दिन में 9 से 5 काम कर सकते हैं, जैसे कि 9 AM टू 5 PM, या कुछ साइटों पे आपको भी पता है हमें दोपहर के बाद स्कूल्स में जैसे काम करने को दोपहर के बाद की परमिशन मिलती है, तो उसमें आप टाइमिंग मेंशन करेंगे 2:30 PM टू 8:30 PM, या अगर रात का है तो आप रात का टाइम मेंशन करेंगे कि वर्किंग आवर्स की परमिशन हमें कब मिल रही है। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है पावर एंड यूपीएस। अब मोस्टली हर प्रोजेक्ट में हमें पावर क्लाइंट साइड से ही मिलती है, जो रॉ पावर होती है। तो आपको ये ज़रूर ध्यान देना कि पावर साइट पे अवेलेबल है कि नहीं, अवेलेबल और नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट चीज़ आती है यूपीएस। अब कुछ प्रोजेक्ट में यूपीएस टीएनएस के स्कोप में होता है और कुछ प्रोजेक्ट में यूपीएस पावर क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा होता है। अगर यूपीएस पावर क्लाइंट के स्कोप में है तो आप मेंशन करेंगे इन स्कोप ऑफ क्लाइंट। अगर टीएनएस की है तो आप मेंशन करेंगे इन स्कोप ऑफ टीएनएस। जब ये यूपीएस पावर क्लाइंट के स्कोप में हो तो ये ज़रूर इंश्योर करें कि हमारे इक्विपमेंट रैक तक यूपीएस पावर अवेलेबल हो। नेक्स्ट आता है लैडर या कोड रेल। अब लैडर मोस्टली साइटों पे लैडर का इशू आता है कि लैडर हाइट पे काम करना होता है और लैडर अवेलेबल नहीं होती। तो ये ज़रूर इंश्योर करें कि जब भी आप साइट सर्वे करें, अगर आपको लगता है कि हमें हाइट पे चढ़ के कोई काम करना है, सीसीटीवी लगाना है, वाईफाई एक्सेस पॉइंट लगाना है, तो लैडर वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। अब इस चीज़ को आप सेल्स वाले से या अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से डिस्कस कर सकते हैं कि लैडर किसके स्कोप में है, और उसी तरीके से यहाँ पे मेंशन करें इन स्कोप ऑफ क्लाइंट और इन स्कोप ऑफ टीएनएस। अगर टीएनएस के स्कोप में है तो ये ज़रूर इंश्योर करें जब आपका सामान यहाँ से डिलीवर हो तो लेटर भी साथ में डिलीवर हो। और अगर क्लाइंट के स्कोप में है तो ये भी इंश्योर करें कि जब आप साइट पे काम करने जाएं उससे एक दिन पहले वहाँ पे लेटर अरेंज क्लाइंट कर चुका हो। नेक्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है कोड ड्रिल। अब कुछ जगह हमें केबलिंग करने के लिए ड्रिलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, आरसीसी ड्रिलिंग या वॉल ड्रिलिंग, जिसके लिए आपको हैमर ड्रिल या नॉर्मल ड्रिल चाहिए होती है, या कहीं कहीं हमें कोर कटिंग करने की ज़रूरत पड़े। अगर कुछ ऐसा काम है तो इसमें ज़रूर मेंशन किया है रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड। अगर रिक्वायर्ड हो तो अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से उस चीज़ के लिए अरेंजमेंट करने के लिए कहें। लास्ट आता है इसमें अर्थिंग और डिगिंग। अर्थिंग जैसे आप सब जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर हमारे इक्विपमेंट रैक अर्थ हो। तो इस चीज़ को ज़रूर इंश्योर करें कि साइट पे अर्थिंग है कि नहीं है। अगर अर्थिंग अवेलेबल हो तो उसे यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। एंड इन केस अगर नहीं है तो अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से एक क्लाइंट को मेल डलवा दें कि हमारे इक्विपमेंट के लिए अगर अर्थ प्रोवाइड की जा सकती है तो वो ज़रूर करवाएं।
डिगिंग, अब कुछ साइटों पे हमें डिगिंग करनी पड़ती है केबल लेइंग करने के लिए। अब डिगिंग में भी आपको ये चीज़ कंफर्म करना होगा कि स्कोप ऑफ क्लाइंट है या टीएनएस है। अगर ये क्लाइंट के स्कोप में है तो ये ज़रूर इंश्योर करें कि क्लाइंट वो डिगिंग टाइमली करवा के रखे, सो दैट साइट पे काम डिले मत हो, एंड उसका एक टेंटेटिव शेड्यूल क्लाइंट से ले। अगर ये टीएनएस के स्कोप में है तो आप ये ज़रूर इंश्योर करें कि आप साइट पे काम करने से पहले एक वेंडर को या लेबर कॉन्ट्रैक्टर को ये काम आउटसोर्स कर दें, ताकि जब भी काम साइट पे शुरू हो तो वो कॉन्ट्रैक्टर या लेबर आपके पास अवेलेबल हो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जनरल कंडीशंस पे। ये हर टाइप की साइट के लिए, चाहे वो सीसीटीवी का हो, केबलिंग का काम है, नेटवर्किंग का काम है या सर्वर का है। अब एक काम आता है सिविल वर्क। अगर किसी भी साइट पे सिविल वर्क होना है तो आप ये पहले चेक करें कि वो किसके स्कोप में है। इन स्कोप ऑफ क्लाइंट और टीएनएस, उसे इस रिपोर्ट में ज़रूर मेंशन करें। अगर ये क्लाइंट के स्कोप में है तो उनसे अगेन आप एक टाइमलाइन लें कि ये काम कब तक ख़त्म हो जाएगा, सो दैट तुम अपना कंप्यूटिंग का काम कर सकें या केबलिंग का काम कर सकें। इन केस बड़ी साइट पे कई बार ऐसे होता है कि काम काफ़ी ज़्यादा होता है सिविल का, तो वो फेजेज़ में होता है। तो आप जब भी अपना प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल बनाएं, उसमें ये चीज़ इंश्योर ज़रूर करें कि आप जब भी साइट पर जाएं आपके पास काम करने की चाल अवेलेबल हो। नेक्स्ट आता है एडिशनल मटेरियल रिक्वायर्ड। अब एडिशनल मटेरियल इसमें जो आएगा वो होगा कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको साइट सर्वे के दौरान मिली या आपको कस्टमर से बात करके पता चली, एंड जो आपके बीओक्यू में नहीं है। इसमें कुछ उदाहरण के लिए आइटम अगर मैं बोलूँ तो वो हो सकता है स्टील वायर नहीं है जो कि केबल खींचने के लिए चाहिए होता है, या फिर यूएसबी चाहिए, या कोई वहाँ पे इक्विपमेंट रैक चाहिए, पीडीयू चाहिए। इस टाइप की कुछ भी चीज़ जो आपको लगता है कि होनी चाहिए थी और आपको साइट में वो नहीं उपलब्ध है, वो चीज़ इसमें आप डाल सकते हैं, और वो जो कि बीओक्यू में मेंशन नहीं है। नेक्स्ट आता है एसेसरीज या टूल लिस्ट। एसेसरीज या टूल लिस्ट की एक सैम्पल शीट हमने इस फॉर्म में ऑलरेडी लगा रखी है। आप उसमें से जो भी रिक्वायर्ड एसेसरीज़ हैं वो आप मेंशन करें कि आपको क्या एसेसरीज़ और क्या टूल्स आपको साइट पे रिक्वायर्ड होंगे, एंड उस शीट को नीचे फिल करें। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि एसेसरीज कैलकुलेट करते हुए एक स्टैंडर्ड फार्मूला ज़रूर अपनाएं, जो कि आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से डिस्कस कर सकते हैं। जैसे हम 1 मीटर कंड्यूट की बात करें तो उसमें 3 सैडल लगती है, तो उस हिसाब से आप ये कैलकुलेशन करें कि आपने कितने मीटर कंड्यूट डालना और कितने आपको सैडल चाहिए, और सैडल किस टाइप के चाहिए। कई जगह आपको स्टील के सैडल चाहिए होंगे और कई जगह आपको प्लास्टिक के, तो वो चीज़ आप ज़रूर इसमें मेंशन करें। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मैन पावर सेक्शन में। मैन पावर सेक्शन में आपको सबसे पहले साइट का कॉन्टैक्ट डिटेल देना है। कस्टमर कॉन्टैक्ट डिटेल जिसे मैं इसमें बोल रहा हूँ। कस्टमर कॉन्टैक्ट डिटेल का मतलब है जिस कंसर्न पर्सन से आप साइट पे मिलेंगे उसका नाम, जैसे सपोज मिस्टर अनूप, उनका मोबाइल नंबर जो भी है, ये आप ज़रूर मेंशन करें। सेकंड, किसी भी प्रकार के अप्रूवल्स अगर चाहिए, अप्रूवल्स रिक्वायर्ड। अब अप्रूवल्स में आ जाता है कि साइट पे काम करने के लिए अप्रूवल चाहिए, या हमें कोई लेआउट बना के कस्टमर से साइन करवाना है उसके अप्रूवल चाहिए। अगर कुछ ऐसा एप्लीकेबल है या हमें ज़रूरत है उस डॉक्यूमेंट की तो इसमें येस करें, और अगर नहीं है तो उसे नो करें। अर्थिंग एंड डिगिंग हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि अगर अर्थिंग या डिगिंग रिक्वायर्ड है उसको येस मेंशन करें। डिगिंग अगर है रिक्वायर्ड तो हमारे स्कोप में है या क्लाइंट के स्कोप में, वो उसे मेंशन करें। स्टेइंग एंड फूडिंग, कोई भी आउट स्टेशन कॉल पे जहाँ पे आपको होटल लेके रहना है, ये उन साइटों के लिए अनिवार्य है। इसमें आप ये मेंशन करें
कि स्टेइंग के लिए होटल साइट से कितनी दूर अवेलेबल है, वो आप किलोमीटर में डिस्टेंस मेंशन कर सकते हैं। जैसे 2 किलोमीटर पे होटल अवेलेबल है। फूडिंग में लंच क्लाइंट साइड पे अवेलेबल है एंड क्लाइंट साइड अवेलेबल, या लेट आवर्स में काम करते हैं तो डिनर क्लाइंट साइड पे अवेलेबल है, या नियर बाय कोई फूडिंग का रिसोर्स है, वो आप इसमें मेंशन करें। नेक्स्ट बहुत ही ज़रूरी चीज़ स्पेशल सेफ्टी रिक्वायरमेंट। आप सब जानते हैं कि हाइट के काम के ऊपर कुछ सेफ्टी नॉर्म्स हैं जो हमें शुरू से फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें बेल्ट, हेलमेट, ये सब चीज़ें साइट पे रिक्वायर्ड होती हैं। तो साइट सर्वे के दौरान एक इसकी सूची तैयार करें जिसमें आप मेंशन करें कि आपको कितने हेलमेट चाहिए, सेफ्टी बेल्ट चाहिए, ताकि वो चीज़ें साइट पे काम शुरू करने से पहले आपको उपलब्ध करा दी जाएं। एंड इंश्योर करें कि आपका प्रोजेक्ट मैनेजर के पास वो लिस्ट मेल द्वारा भी शेयर की जाए, ताकि जब सामान साइट पर डिलीवर हो तो वो चीज़ें भी वहाँ पर डिलीवर की जा सकें। अब जैसे इस केस में आपको बेल्ट चाहिए 2 नंबर्स, आप मेंशन कर दें। हेलमेट चाहिए 2 नंबर्स, सेफ्टी शूज़ हो गए। तो ये चीज़ें आप मेंशन करें। नेक्स्ट, कुछ हाइट पे हमें सेफ हाइट वर्क परमिट भी रिक्वायर्ड होता है। कुछ प्लांट्स में जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो वो आप इंश्योर करें कि वो वर्क परमिट आपके पास हो। तो आप सेफ हाइट अगर ज़रूर रिक्वायर्ड है तो उसको यहाँ पे यस करें, नहीं तो नो। अब बढ़ते हैं हम अगले सेक्शन में। अब हमारे पास जो प्रोजेक्ट आते हैं वो कई प्रकार के हैं, जैसे केबलिंग का मतलब पैसिव का काम है, दूसरा सीसीटीवी, फिर आता है हमारे पास नेटवर्किंग या सर्वर स्टोरेज। अगर अब हर प्रोजेक्ट के हिसाब से आप इसमें डिटेल अपनी भरेंगे। जैसे अब केबलिंग, अगर ये कोई केबलिंग का प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं तो ऊपर दिए गए प्रश्नों का आप यहाँ पे जवाब देंगे। अगर ये आप केबलिंग का काम नहीं कर रहे तो आप इसमें NA लिख देंगे, नॉट एप्लीकेबल। और अगर आप केबलिंग का कर रहे हैं तो आप इसमें डिटेल मेंशन करेंगे। जैसे कि इसमें अगर हम देखें, आर केबल रूट एंड एक्सेस फॉर ऑल एरियाज क्लियर, पहला जवाब यस, केबल रूट एंड एक्सेस क्लियर। इसका ये मतलब है कि साइट पे कंड्यूटिंग केबलिंग करने के लिए आपके पास पूरा रूट अवेलेबल है, साइट रेडी है उस काम के लिए। किसी प्रकार की हमारी साइट पे डिपेंडेंसी अगर हो तो यहाँ मेंशन करें। रेडीनेस ऑफ सर्वर रूम, फॉल्स फ्लोर और सीलिंग। अब सर्वर रूम में अगर हम अपनी केबलिंग लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें देखना है कि सर्वर रूम में सफिशेंट स्पेस अवेलेबल है हमारा रैक लगाने के लिए, हमारे इक्विपमेंट रखने के लिए, प्लस उसमें AC लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, फॉल्स फ्लोरिंग है कि नहीं है, फॉल्स सीलिंग है कि नहीं है, केबल ट्रे का रूट क्लियर है या कंड्यूट लेके आने का रूट क्लियर है, ये चीज़ आप इसमें मेंशन करेंगे। रेडीनेस ऑफ सर्वर रूम यस, फॉल्स फ्लोरिंग नो। एग्जाम्पल के तौर पर फॉल्स सीलिंग यस। तो इस प्रकार से आप इसे भर सकते हैं। और इसमें चेक करना है AC एयर कंडीशनिंग अवेलेबल है कि नहीं है, यस। UPS पावर यस और नो। ये यस और नो लिखते हुए UPS पावर का ये ज़रूर इंश्योर करें कि UPS हमारे स्कोप में है कि क्लाइंट के स्कोप में है। अगर ये क्लाइंट के स्कोप में है तो आप इसे लिखेंगे क्लाइंट विल प्रोवाइड UPS पावर। एंड अगर ये हमारे स्कोप में है तो हम इसे जब हम इंस्टॉलेशन करें तो इसे हम लगाएंगे, तो आप लिखेंगे UPS इज इन स्कोप ऑफ TNS। फिर इसमें नेक्स्ट चीज़ आती है, व्हाट इज़ द कस्टमर मेजरमेंट मेथड फॉर केबलिंग।
आप ज़्यादातर जानते हैं कि बड़े प्रोजेक्ट्स में केबल मेजरमेंट हमें देनी पड़ती है अपना हैंडओवर साइन कराने के लिए। तो आप इसमें ये मेंशन करें कि केबल मेजरमेंट वो कैसे करेगा, मींस क्या वो नंबर ऑफ नोड्स काउंट करने वाला है, क्या वो एक्चुअल मेजरमेंट करने वाला है। अगर वो एक्चुअल मेजरमेंट करने वाला है तो आपको एक मेजरमेंट शीट रेगुलर बेसिस पे बनानी पड़ेगी। एंड अगर कुछ ऐसा है कि वो नोड बेसिस है तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नंबर ऑफ़ नोड्स के हिसाब से आप नोड कैलकुलेशन दे देंगे तो उस हिसाब से वो बिलिंग हम लोग कर सकते हैं। अब इसी में कस्टमर मेजरमेंट में हम दो चीज़ें भर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया है। रनिंग मीटर मतलब कस्टमर केबलिंग होने के बाद केबलिंग की लेंथ मेजर करेगा, जिसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे मेजरमेंट शीट मेंटेन करनी है। सेकंड होता है नोड वाइज, दूसरा ऑप्शन होगा नोड वाइज। तो आपको सिर्फ लास्ट में नंबर ऑफ नोड्स बताना है कि आपने कितने नोड्स की केबलिंग की है और उस बेसिस पे बिलिंग होनी है। तो ये चीज़ आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से साइट सर्वे से फॉर्म भरने से पहले पूछ सकते हैं, उस हिसाब से आप ये साइट सर्वे में मेंशन कर सकते हैं। एंड अगर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ हमें टर्मिनेशन का काम ही दिया गया है या कुछ ऐसा चीज़ है जो इससे रेलेवेंट नहीं है, तो वहाँ पे आप NA मेंशन करें, मतलब नॉट एप्लीकेबल। इसी प्रकार से अगर आप CCTV का सर्वे कर रहे हैं तो आपको ये इंश्योर करना है, यहाँ तो किसी ड्राइंग या लेआउट पे आपके पास पूरा मार्कअप हो कैमरे की लोकेशन का, स्विच रखने की रैक की लोकेशन का, CCTV रैक रखने का, कि वो स्विच रैक DVR कहाँ पे रखे जाएंगे, केबलिंग का रूट क्लियर है कि नहीं है। ये चीज़ आप अपने लेआउट में मार्क करके रख सकते हैं। अगर लेआउट प्री सेल्स टीम से नहीं मिला है तो कोशिश कीजिए साइट के सर्वे के दौरान एक लेआउट आप हाथ से स्केच तैयार करें, लोकेशन का नाम लिखें और उसे बनाकर साइट सर्वे फॉर्म के साथ अपलोड कर दें, ताकि और उस पर एक चीज़ ज़रूरी करेगा कि भरने के बाद आप अपना क्लाइंट से सिग्नेचर ज़रूर लें, ताकि वो बाद में आपको लोकेशन चेंज करने के लिए या ये मत बोले कि ये गलत लोकेशन पे लग गया, आप ये चीज़ उनसे साइन करवाएं। सेकंड, डिफाइन द पर्पस ऑफ कैमरा। अब आपको भी जैसे इन चीज़ों का पता है कि कैमरा दो कारणों से लगाया जाता है किसी साइट पे, एक होता है मॉनिटरिंग के लिए, एक होता है रिकॉग्निशन के लिए। अब आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, जैसे हमारे पास साइट पे 15 कैमरे हैं तो कुछ कैमरे होंगे जो सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए हैं एंड कुछ कैमरे होंगे जो रिकॉग्निशन के लिए होंगे। रिकॉग्निशन वाले कैमरे ज़्यादातर एंट्री एग्जिट पे लगाए जाते हैं या रिसेप्शन एरिया पे लगाए जाते हैं, बाकी जगह पे जनरली मॉनिटरिंग की जाती है। तो उस हिसाब से आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि अगर 50 कैमरे साइट पे लगने हैं तो उसमें से 45 कैमरे मॉनिटरिंग के लिए हैं, 5 कैमरे रिकॉग्निशन के लिए थे। लाइटिंग कंडीशंस। अब आप सब लोग जानते हैं कि कैमरे की रिकॉर्डिंग के लिए लाइट का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो आप ये चीज़ इंश्योर करें कि साइट की लाइट कंडीशन कैसी है, जहाँ पे कैमरा लग रहा है वहाँ पे लाइट सफिशेंट अवेलेबल है वो वीडियो देखने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं लाइट बिल्कुल कैमरे के ऊपर पड़ रही है, लेंस के ऊपर एक लाइट की रोशनी पड़ रही है, तो उस केस में WDR सेटिंग को भी चेक करें। अगर वो लगे कि तब भी आपको वीडियो क्लैरिटी नहीं मिल रही तो क्लाइंट से उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे। तो लाइट इस सर्वे के दौरान जो आपने देखना है मेनली वो ये है कि लाइटिंग कंडीशन, जहाँ पे भी आप कैमरा है सफिशेंट लाइटिंग कंडीशन है कि नहीं है। इन केस ना हो तो ये ज़रूर इंश्योर करें कि हम जो कैमरा दे रहे हैं वो IR वाले हों। वर्किंग आवर्स एंड अमाउंट ऑफ मोशन। इसमें अब आता है कि रिकॉर्डिंग जब हम आप पे करते हैं तो आपको ये बात करके क्लाइंट से पूछना होगा कि उसे रिकॉर्डिंग 24 घंटे की चाहिए कि ऑन मोशन करनी है। आपको ये चीज़ अच्छे से जानते होंगे कि अगर हम 24 घंटे की रिकॉर्डिंग चलाते हैं तो हमारी स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। तो हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप क्लाइंट को मोशन बेस्ड रिकॉर्डिंग के लिए ही सुझाव दें और उसे बताएं कि उसको रखने से उसकी रिकॉर्डिंग में स्टोरेज कम होगी एंड जब भी उस जगह पे मोशन होगी वो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। तो इस वाले में आपको भरना है पहले वाले पॉइंट में मार्क ऑफ ईच लोकेशन कैमरा लेआउट। पहले वाले मार्क में आप लिख सकते हैं यस, मार्किंग ऑफ DVR CCTV स्विच रैक, यस।
ब्रैकेट में लिख दें लेआउट अटैच्ड। सेकंड आता है पर्पस ऑफ कैमरा। अब पर्पस ऑफ कैमरा में जैसे कि मैंने आपको भी बताया है, आप वैसे मेंशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 25 कैमरास हैं टोटल, 25 कैमरास इसमें मेंशन करें फॉर मॉनिटरिंग 20 नंबर्स, फॉर recognition 5 नंबर्स। नेक्स्ट आता है लाइटिंग कंडीशन। गुड और बैड। अगर बैड हो तो उसके बारे में क्लाइंट को मेल के ज़रिए इन्फॉर्म करें एंड वहाँ पे सफिशिएंट लाइट उपलब्ध कराने के लिए रिक्वेस्ट करें। रिकॉर्डिंग मोशन बेस्ड और 24/7 जो भी साइट के अकॉर्डिंग हो वो मेंशन करें। अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट अवेलेबिलिटी यस और नो। एडिशनल आइटम, कुछ साइटों पे हमें पोल स्लैश माउंट्स इसकी रिक्वायरमेंट होती है कैमरा लगाने के लिए या अपना इक्विपमेंट या रैक टांगने के लिए, तो वो इस जहाँ पे मेंशन करें विद क्वांटिटी एंड साइज। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेटवर्किंग एक्टिव की तरफ। अगर आप किसी इंटरनेट नेटवर्क एक्टिव वाले प्रोजेक्ट में हैं जहाँ पे हमें नेटवर्किंग का इम्प्लीमेंटेशन करना है, स्विचेस राउटर या फायरवॉल कॉन्फ़िगर करना है, ये उन साइट पे भरना अनिवार्य है। जैसे कि इसमें लिखा है इस पहले हमारे पास डायग्राम अवेलेबल है, क्या क्रेडेंशियल्स हमें लगाने हैं, आईपी पासवर्ड हमें जो रिक्वायर्ड हैं कस्टमर से वो हमें मिल गए हैं। वैन कनेक्शन या आईएसपी अवेलेबल है साइट पे, अगर है तो किस प्रकार का है, एमपीएलएस है, लीज लाइन है कि ब्रॉडबैंड है, और कोई भी एडिशनल रिक्वायरमेंट हो वो इस जगह पर मेंशन करें। एंड नेटवर्किंग के केस में एसओडब्ल्यू बहुत ही ध्यानपूर्वक बनाएं एंड क्लाइंट से उसका सिग्नेचर ज़रूर लें ताकि बाद में क्लाइंट किसी भी प्रकार का हम पे ये ना बोल पाए कि आपने ये काम नहीं किया। तो नेटवर्किंग एक्टिव के केस में सबसे ज़रूरी है हमारे पास डायग्राम होना, वैन कनेक्शन की अवेलेबिलिटी होना और इसका एसओडब्ल्यू होना। तो वो, और अगर वो फायरवॉल है तो क्या फायरवॉल में सिक्योरिटी पॉलिसीज़ लगाना चाहता है, क्या वो बैंडविथ ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी लगाना चाहता है, कोई रिडंडेंसी कॉन्फ़िगर करनी है स्विचेस में फायरवॉल में, ये चीज़ें आप उनसे पूछ कर अपना एक एसओडब्ल्यू तैयार करें एंड उसको इस डॉक्यूमेंट में अपलोड करें। और अभी जैसे अगर आप कोई साइट ऐसे आप जैसे आप किसी प्रोजेक्ट में गए हैं जो मैं पहले बता रहा था, अगर वो नेटवर्किंग एक्टिव के रिलेटेड नहीं है तो उसे एनए मेंशन कर दें। अभी इस केस में नेटवर्क डायग्राम yes, IP addresses from client yes, फिर WAN कनेक्शन और ISPs, ये एक से ज़्यादा भी होते तो आप इसमें वो भी मेंशन कर सकते हैं। नंबर ऑफ ISPs 2 ISPs और 1 ISP, फिर टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन जैसे कि
ब्रॉडबैंड, MPLS या लीज लाइन एक्सेट्रा जो हो वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। थर्ड होता है SOW, जो कि क्लाइंट से आप बात करके तैयार करेंगे, प्रिपेयर्ड एंड अटैच्ड फॉर्म। आगे बढ़ते हैं सर्वर स्टोरेज के केस में। अब सर्वर स्टोरेज के केस में आप ये इंश्योर करें कि सर्वर स्टोरेज का जो भी डॉक्यूमेंट, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोजेक्ट प्री सेल्स मैनेजर से या जिसने डिज़ाइन किया है वो है अवेलेबल कि नहीं है। अगर अवेलेबल है उसे यस करें, जैसे सर्वर डॉक्यूमेंटेशन डिटेल्स, यस और नो। अगर आपके पास ये उपलब्ध ना हो तो कंसर्न प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करके उनसे लें और उसे अपलोड करें। कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट या थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है तो उसके लिए कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप इसमें मेंशन करें, जैसे कि किसी थर्ड पार्टी वेंडर से हमें कोई एप्लीकेशन है जो हम सर्वर के ऊपर चलाना चाहते हैं, VM की एप्लीकेशन है, तो उसके कारण कोई कुछ क्रेडेंशियल्स या कोई डाटाबेस हमें चाहिए क्लाइंट से, तो वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। अगेन इसमें भी SOW बनाएं, जो कि बहुत ही अनिवार्य है। SOW को बनाकर क्लाइंट से साइन करवा कर इस पर अपलोड करें, यस प्रिपेयर्ड एंड अटैच्ड। और SOW बनाते हुए क्लाइंट से हर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप लें कि AD अगर बना रहे हैं तो AD में यूज़र्स की डिटेल हमें चाहिए, कोई ग्रुप पॉलिसीज़ क्रिएट करनी है डोमेन में तो उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। अगर एंटीवायरस ले रहे हैं तो एंटीवायरस का सेंट्रलाइज सर्वर कहाँ पे है, क्लाउड बेस्ड है, तो यूज़र्स को लाइसेंस अपलोड कितने यूज़र्स को अपलोड करना, उनकी यूज़र्स की लिस्ट, उनके नाम, उनके पीसीस के मैक ID या जो भी डिटेल आपको अनिवार्य होती है वो आप रखें अपने पास। अगर कुछ चाहिए हो तो इसमें मेंशन करें। आगे बढ़ते हैं एक्सेसरीज रिक्वायर्ड में। आप ऊपर इस फॉर्म में देख सकते हैं कि एक्सेसरीज की लिस्ट यहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई है, तो उसमें से आप जो जो चीज़ें आपको चाहिए उसकी क्वांटिटीज़ यहाँ पे मेंशन करें, जैसे कि जंक्शन बॉक्स, जो कि आपके PO में नहीं मेंशन है। जंक्शन बॉक्स आपको अगर चाहिए तो लिखें क्वांटिटी 10 नंबर्स, PVC बेंड 100 नंबर, सैडल 50 नंबर्स। इस प्रकार से ये मेंशन करें। RJ45 कनेक्टर 25 नंबर, इस प्रकार से इसे यहाँ मेंशन करें। रिमार्क्स कॉलम में आप कोई भी ऐसी चीज़ भर सकते हैं जो ऊपर उपलब्ध चीज़ों में नहीं अवेलेबल है, जैसे कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशंस हों वो आप इसमें मेंशन करें। स्पेशल साइट रिक्वायरमेंट और कंडीशंस। लास्ट, जो हम पहले से आपसे बात कर रहे हैं कि साइट की फ़ोटोज़ या वीडियोज़ अपलोड करनी है, तो वो आप यहाँ पे एक ऐड फाइल का आप टैब देख रहे हैं। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास एक फ़ोल्डर, आपका फ़ोल्डर खुल जाएगा जहाँ पे आपने वो डिटेल्स रखी होंगी। 2 मिनट का समय दें, ये भी खुल रहा है। तो वहाँ पे आप स्पेसिफिक फ़ोल्डर में जाके अपने साइट लेआउट डायग्राम या आपका SOW जो मैं बता रहा था वो चीज़ें आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं ये एक फ़ोल्डर में मेरी कुछ लेआउट्स हैं, मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं हमने इसे यहाँ पे अपलोड करके, तो ये अब फॉर्म में अटैच हो जाएंगी। ये अटैच करने के बाद आप अपना फॉर्म सबमिट करें। अब इसमें ध्यान रखें, हमें इसमें SOW
साइट लेआउट, अगर वो प्री सेल से मिला है तो वो, अगर क्लाइंट ने दिया है वो, अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं है लेआउट, तो आप खुद से एक अपना डायग्राम बना के उस पर क्लाइंट के सिग्नेचर लेके अपलोड कर सकते हैं। एंड लास्ट में आप इसे सबमिट बटन पे क्लिक करते ही ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको ईमेल द्वारा ये सारी इन्फॉर्मेशन ब्रीफ होके मिल जाएगी, जो कि इसको रिव्यू करके जो भी होगा आपको मेल पे अपलोड आ जाएगा। धन्यवाद।